रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। एस्टेट मतलब होता है यहाँ पर संपत्ति, है ना। यहाँ पर हम अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं। अचल संपत्ति जैसे कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई बिल्डिंग है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उस मामले में बड़े स्तर पर करप्शन होता है। आपने बहुत सारे केसेस से सुने होंगे, उस पर बहुत सारी मूवियाँ भी बनी है कि रियल एस्टेट बिल्डर हो गया या फिर कोई ब्रोकर हो गया, वो बीच में बहुत सारा धोखा कर देते हैं ना, फर्जी डॉक्यूमेंट के नाम पर बहुत सारे लोगों से पैसा वसूल लेते हैं। तो ये भी धोखाधड़ी है। अगला है बिना अनुमति के अचल संपत्ति क्रय करना। अगर परमिशन नहीं है और अचल संपत्ति आप खरीद रहे हो, अचल मतलब कि जमीन हो गया, अचल मतलब चल नहीं सकती। देखो दो शब्द होते हैं प्रशासन में, समझिएगा, कभी आपको आगे भी काम आएंगे। एक होता है चल और एक होता है अचल। इस अचल को हम बोलते हैं स्थावर और इसको बोलते हैं जंगम। जंगम, ठीक है। कई बार ये आपको मिल जाएगा कि चल संपत्ति अचल, या फिर इसी की जगह पे आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जंगम है या स्थावर है, ठीक है। जंगम मतलब ये भी चल ही होता है। अगर ये चल संपत्ति की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई गाड़ी हो सकती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं, वह सारी चीज़ें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है आसानी से, वो चल संपत्ति, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, ठीक है। जंगम या फिर चल संपत्ति बोलेंगे। अचल संपत्ति क्या होगा कि जो उठकर कहीं नहीं जा सकती, जैसे कोई प्लॉट हो गया, कोई मकान हो गया, कोई जमीन हो गई खेतीबाड़ी के लिए, या फिर कोई और भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो कहलाती है अस्थावर, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे हाउसिंग बोर्ड, आपने सुना होगा। हाउसिंग बोर्ड क्या होते हैं, वो जो गवर्नमेंट की ही वो रहते हैं, बिल्डर वगैरह कह सकते हैं, वो जमीन का आवंटन करते हैं। अगर उन्होंने भी करप्शन किया है तो रेरा उनके लिए भी काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेरा क्या करता है, कोई भी व्यक्ति अगर इसने इस मामलों में कोई धोखाधड़ी करी है, संपत्तियों के मामले में, स्पेशली इसके मामले में, तो क्या है, उस मामलों को रेरा कंट्रोल करता है। जैसे अगर बैंकों में धोखाधड़ी हो, बैंकों में अनियमितता, तो आरबीआई देखता है। टेलीकॉम सेक्टर में कोई अनियमितता हो, धोखाधड़ी हो, तो ट्राई देखता है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही शेयर मार्केट में कोई धोखाधड़ी हो तो सेबी देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर कोई फूड विभाग से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी हो तो उसको FSSAI देखता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे लोग हैं। ऐसे रेरा भी यही देखता है। ये हो गई सीबीसी के अनुसार। तो करप्शन के टाइप आप लोगों ने सीख लिए, इसमें देख लो कोई चीज समझ में तो ना आई हो। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। वो इलीगल क्यों कहलाएगा? अगर उस पर सरकार ने पहले से टैक्स लगाया हुआ है, सरकार की निगरानी में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो वो कोई इलीगल नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे, अभी मैं एक दिन में एक सर्वे पढ़ रहा था जिसमें पता चला कि कर्नाटक के कोई 3 मंत्री हैं जिनके पास 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। मंत्री भी नहीं है, कुछ तो एमएलए ही है, एक तो एमएलए ही है, तो उनके पास, अब वो सरकार की निगरानी में, और सरकार उनके बाप दादाओं की जमीन है। वो कुछ लोग तो हो सकता है कि किसी राजा महाराजा के खानदान से हो या बड़े उद्योगपति के खानदान से हो, और अगर वो पॉलिटिक्स में आ गए या फिर वो आप जैसे बता रहे हो आईएएस ऑफिसर बन गए या कोई भी ऑफिसर बन गए, तो वो सरकार की निगरानी, वो करप्शन नहीं है, वो लीगल है। लेकिन अगर वो इलीगल करके उसकी सैलरी से अधिक संपत्ति है तो वो गलत है, ठीक है, वो इलीगल नहीं है। हाँ,
देखो क्या हुआ, ऐसा माना गया कि वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने जांच किया तो उसमें पता चला कि इंदिरा गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थी तो अपने किसी व्यक्तिगत रैली के लिए सरकारी जो गाड़ियां हैं, सरकारी अधिकारी है, उनको अपने हित के लिए यूज किया, है ना, कि भाई वो किसी रैली में गई होगी तो सरकारी अधिकारियों का क्या काम, अगर वो राजनीतिक रैली है तो, अगर कोई वो दौरा होता प्रधानमंत्री के तौर पर तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक रैली में या अपने राजनीतिक कार्यों के लिए सरकारी मशीनरी या सरकारी साधनों का प्रयोग किया, तो उनको ये लगा कि इन्होंने गलत किया कुछ मामलों में, तो उन्होंने उनका जो उम्मीदवारी थी वो गलत कर दिया कि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए ये दौरों में गाड़ियां लगाई सरकारी, ऐसा माना गया, गाड़ियां कुछ सरकारी अधिकारियों का भी किया इन्होंने उपयोग, तो वो गलत रहा, ठीक है, इसीलिए फिर उन्होंने गलत ठहराया। अगर सरकारी रैली है तो सिक्योरिटी दीजिए आप, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हाँ देखो क्या होता है कि लीगल रैली है, एक तो होता है जनता का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा वीआईपी है, उस व्यक्ति को एक तो सिक्योरिटी भी देनी है हमें, लेकिन उसकी राजनीतिक रैली में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कह रहा है कि अभी मैं सतना की घटना बताता हूँ, करीबन ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने करीबन होंगे, वहाँ पे क्या हुआ, जो सतना के कलेक्टर सर थे और एडीएम सर थे, वो दोनों किसी, अब एडीएम और कलेक्टर है दोनों, जहाँ पर भी जनता बुलाएगी जाना पड़ेगा, अब किसी समुदाय के व्यक्तियों ने क्या किया, उनको बुलाया कि सर हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, कोई स्वच्छता से रिलेटेड कोई प्रोग्राम था, हम ये काम कर रहे हैं तो कृपया सर आप आओगे तो अभी मोटिवेशन मिलेगा और जनता भी मोटिवेट होगी कि देखो कलेक्टर ने भी भागीदारी करी, तो वो दोनों चले गए। अब जैसे वो लोग गए तो वहाँ पर वो जो भी काम करते हैं, वो एक एनजीओ बोल सकते हैं या एक समुदाय बोल सकते हैं, वो जो भी काम करता है करने से पहले कोई प्रार्थना करता है वो, ठीक है, प्रार्थना दोहराता है। अब बता रहा हूँ यहाँ पर सिविल उसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको, आचरण संहिता कितनी महत्वपूर्ण होती है एक अधिकारी के लिए। अब वो सम्मान देना सबको अच्छा लगता है कि भाई सम्मान दीजिए, तो वो तो बाकी जो समुदाय के लोग थे वो तो प्रार्थना के लिए अपनी अपनी पोजीशन में आ गए, तो कलेक्टर और एडीएम भी जाकर के ऐसे खड़ा हो गए उनके साथ में उसी प्रार्थना की उसमें, तो कुछ पत्रकारों ने फोटो खींच करके कह दिया कि देखो एक से धर्म या एक से समुदाय के लोगों की रैली में शामिल हुए कलेक्टर या उसमें शामिल हुए कलेक्टर। अब वो फिर एडीएम सर से पूछा हम लोगों ने, उनको सर ये आपका आ रहा था कैसे क्या है, कि देखो भाई ऐसा है कि मीडिया का तो कुछ कह नहीं सकते, अगर नहीं खड़े होते तो बोलो देखो कलेक्टर ने सम्मान नहीं किया, अब खड़े हो गए उसमें सम्मान करने के लिए तो उल्टा बोल दिया, तो कुछ कह नहीं सकते कहने, है ना, तो उन्होंने कहा हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो, एक वो तो उसके सम्मान देने के लिए बस उसमें खड़े हो गए प्रार्थना की सभा में, इसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, तो वहां पर तो बड़े बड़े मामले ऐसे रहते हैं कि बड़े वीआईपीओ की अगर आप खातिरदारी कर रहे हो, उनका सपोर्ट कर दे रहे हो, तो आप तुरंत पकड़े जाओगे कि इस अधिकारी ने इसका सपोर्ट किया, इस नेता का, तुरंत आपको धर लिया जाएगा। तो ये भी क्या है, करप्शन है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी आपकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर आपने परमिशन लेके रैली की है तो आपको सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे उस जिले के जो भी सक्षम अधिकारी हैं, वो एक अलग इश्यू रहता है। पर अगर वो सक्षम अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ में या पुलिस वालों से कह रहा है कि पुलिस वाले भी जिंदाबाद बोलेंगे उसके साथ में, तो फिर वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी देना भी हमारी उद्देश्य ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है, ठीक है। हाँ, रेगुलेटरी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या बोला था, हाँ अथॉरिटी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हिंदी में थोड़ा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अब भ्रष्टाचार की कैटेगरी लिखे। आज मैं इस यूनिट को बढ़िया पढ़ाऊंगा, साकेत जैन सर भी आज क्लास लेंगे। कैटेगरीज ऑफ करप्शन 3 लिखे, 3 प्रकार की कैटेगरी उन्होंने बनाई है। एक है अवपीड़क भ्रष्टाचार, इंग्लिश वाले लिखेंगे कोरेसिव, COERCIVE, कोरेसिव करप्शन, ठीक है भाई। सेकंड लिखेंगे सिस्टमेटिक, या बोलेंगे संस्थागत, क्या नाम दिया था, प्रणालीगत। प्रणालीगत भ्रष्टाचार, प्रणालीगत भ्रष्टाचार, इसको लिखेंगे आप सिस्टमेटिक करप्शन।
सिस्टमैटिक करप्शन। अगला लिखेंगे आप व्यपगत, क्या नाम है, कपटपूर्ण भ्रष्टाचार। कपटपूर्ण भ्रष्टाचार, कपटी होता है ना, कपटपूर्ण, कपटी आदमी कहीं का, ऐसे बोलते हैं अपन उसको, कपटपूर्ण भ्रष्टाचार। इसको बोलेंगे अपन कपटपूर्ण को फ्रॉडोलेंट करप्शन। फ्रॉडोलेंट, LENT, LENT, फ्रॉडोलेंट करप्शन। करप्शन समझिए, बहुत ज्यादा शब्द जितने भारी भारी लगेंगे समझना उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अवपीड़क भ्रष्टाचार मतलब यहां पर बात चल रही है कि एक व्यक्ति पीड़ित रहेगा, ठीक है, यहां पर बात चल रही है कि एक ही व्यक्ति यहां पर पीड़ित रहेगा। फ्रॉडोलेंट का मतलब यहां पर है, कोरेसिव का मतलब यहां पर है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया कि इतना पैसा दे दो नहीं तो आपका काम रुक जाएगा। अब सामने वाला पीड़ित है पर सामने वाला दमदार है, मतलब कि जो जिसने रिश्वत दी है वो पीड़ित है और सामने वाला मजबूत है क्योंकि सामने वाले के हाथ में पावर है। तो इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार है कि जिसमें एक व्यक्ति, एक पक्ष पीड़ित हो और दूसरे वाला रिश्वत लेने वाला व्यक्ति या भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति क्या हो, प्रबल हो, जिसके हाथ में शक्तियां हो, तो उस व्यक्ति, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को किस कैटेगरी में रखेंगे, अवपीड़क या कोरेसिव करप्शन में। ऐसे समझिए, जैसे आप एक तहसीलदार के पोस्ट पर हो, आपने किसी से बोला कि आपको अगर आय जाति